नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। तो दोस्तों, जो हमारा लोअर पीसीएस का जो सिलेबस चल रहा था, उसका आज हम पाँचवां पार्ट लेके आए हैं और इसमें जो टॉपिक है वो है भारतीय चित्रकला। तो आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर बात करें सबसे पहले भारतीय चित्रकलाओं की, तो चित्रकला होती क्या है? चित्रकला वो चीज़ है जब कोई इंसान अपनी वास्तविक चीज़ों को, कोई यथार्थ चीज़ों को देख के उसे पेपर पे उतारता है या फिर अपनी कल्पना से कुछ पेपर पे उतारता है, तो उसके बोलते हैं चित्रकला। ठीक है, अगर भारतीय चित्रकलाओं की बात करें तो भारतीय चित्रकलाओं को भिन्न तरीके से बांट सकते हैं, अगर अलग अलग कालानुक्रम के अनुसार बांट सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं प्राचीन कालीन भारतीय चित्रकला। इसमें प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं आएंगी, आदि ऐतिहासिक चित्रकलाएं आएंगी और ऐतिहासिक चित्रकलाएं आएंगी। अगर बात करें प्रागैतिहासिक चित्रकलाओं की, तो ये आप देख सकते हो, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र हैं, गुफा चित्र हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। अगर आपके स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो गोरखिया उडियार, लखोटियार, हुडली, इन जगहों की जो चित्र हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता था कि गेरवे रंग का प्रयोग, ठीक है, और ये चित्रकला की बिल्कुल विकसित अवस्था नहीं है। ये यानी कि प्रारंभ कर रहा है मानव अपनी कल्पनाशीलता को जगाने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये स्टार्टिंग फेज है हमारी चित्रकला का। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है और एक महान सभ्यता हमारे आसपास जन्म लेती है, वो है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा होगा, जैसे हमने चित्रित मृदभंड का वहाँ पे स्टडी किया था, तो चित्रित मृदभंड बताते हैं कि वहाँ के लोग कितने कल्पनाशील थे। वहाँ के लोग जो है कैसे चित्रित करते थे हर चीज़ को। ठीक है, वहाँ पे जो मोहरे हैं, उन पे जो चित्र हैं बनाए हुए, ठीक है, जो सिक्के हैं जो उनको ढाला गया है, तो वो सब चीज़ें बताती हैं उसकी कलात्मकता को, उनकी कल्पनाशीलता को, उस सभ्यता के लोगों की। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं पहले मृदभांड में। तो चलो अब देखते हैं ऐतिहासिक चित्रकलाओं के बारे में। ठीक है, वास्तविक रूप से हमें पढ़नी है ऐतिहासिक चित्रकलाएं हैं, क्योंकि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं या फिर जो भी अन्य चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं इतिहास में, जबकि आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे इन चित्रकलाओं की क्या क्या विशेषताएं, जो मौर्यकालीन चित्रकला है और उसके बाद की जो भी चित्रकलाएं हैं हमारी आधुनिक काल तक, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, ये हमें पढ़ना है इस वाले लेक्चर में। चलो, तो बात करते हैं ऐतिहासिक चित्रकलाओं की। तो ऐतिहासिक चित्रकलाओं को हमने कुछ वर्गीकरण उसका किया है, जैसे भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला और लोक चित्रकला में हमने इसे बांटा है। सबसे पहले भित्ति चित्रकला होता क्या है? तो भित्ति चित्रकला का अर्थ होता है कि कोई ठोस चट्टान या दीवार पर जो है उकेरी गई चित्रकारी भित्ति चित्रकला कहलाती है। जैसे कि इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ? अजंता की केव जो है, वहाँ पे जो चित्रकलाएं की गई हैं वो क्या है? भित्ति चित्रकला। एलोरा केव्स में जो चित्रकलाएं हैं, भित्ति चित्रकला। ठीक है, यानी कि चट्टानों पर, दीवारों पर, एक ठोस चट्टान पर कुछ भी अगर उकेरा जाता है तो उसे भित्ति चित्रकला कहते हैं। अगर बात करें लघु चित्रकलाओं की, तो लघु चित्रकला यानी कि ये आकार में छोटे होंगे और इनमें क्या होता था? विस्तृत कलात्मक विवरण होता था। अक्सर जो लघु चित्रकलाएं हैं, इसके हमें सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं मुगल कालीन चित्रकलाओं में। जबकि जो लोक चित्रकलाएं ऐसी चित्रकलाएं हैं जो परंपरागत रूप से व्यवहार में लाई जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये लोक चित्रकलाएं होंगी। तो चलो आइए इनका वर्गीकरण एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें भित्ति चित्रकला की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अजंता गुफा चित्रकला, एलोरा गुफा चित्रकला, बाकी गुफा चित्रकलाएं, अन्य चित्रकलाएं आएंगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं, अजंता गुफा चित्रकला इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो अजंता गुफा जो चित्रकला है, इसमें जो है गीले प्लास्टर के द्वारा जो है चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, इससे गीले प्लास्टर के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं उसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेस्को चित्र हैं जो गीले प्लास्टर द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इस शैली को टेम्पोरा शैली भी कहते हैं। जो गीले प्लास्टर द्वारा ये फ्रेस्को पेंटिंग बनाई जाती है, इसको टेम्पोरा शैली भी कहते हैं। अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चित्रित किया गया है, तो बेसिकली जो ये गुफाएं हैं अजंता की, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इसमें जातक कथाओं का चित्रण है। ठीक है, और जातक कथाओं के चित्रण के साथ इसका अद्वितीय विन्यास है, यानी कि इसमें बहुत बेहतर तरीके से जातक कथाओं का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। अगर आकृतियों की रूपरेखा देखें तो इसमें भूरे, काले और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये तो है अजंता चित्रकला। बात करें एलोरा चित्रकला की, तो एलोरा चित्रकला में क्या होता है? जो कैलाश मंदिर है, उसकी 5 गुफाओं से एलोरा चित्रकला प्राप्त होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो कैलाश मंदिर है, जो हमारे रॉक कट आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो एलोरा मंदिर के प्रांगण में ही उपस्थित है। ठीक है, तो इसको हम 2 चरण में इसका निर्माण हुआ था, जो एलोरा चित्रकला है। ठीक है, इसमें
कई शताब्दियों के बाद के भी चित्र मिलते हैं और निर्माण के समय के भी चित्र मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के इसमें चित्र मिलते हैं। इसमें मुख्य चित्र क्या क्या हैं? गरुड़ लक्ष्मी के साथ बैठे विष्णु भगवान, ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण चित्र यहाँ पे मिलता है हमको। यहाँ पे आप इसके चित्र देख सकते हो अजंता की और एलोरा की। बाकी और चीज़ें भी और गुफाएं भी हैं इसमें और गुफा चित्रकलाएं भी हैं, लेकिन आपको इतनी गुफा चित्रकलाओं के बारे में पढ़ना उतना मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू पूछा जाना है। तो आप इन दो प्रमुख गुफा चित्रकलाओं का अगर अध्ययन कर लोगे तो बेहतर है। अब बात करते हैं लघु चित्रकलाओं की। लघु चित्रकला का मतलब ये आकार में छोटे होते हैं, यानी कि हमारे हाथ हमारे जो सामने है, यानी कि हमारा जो आधा इंसान है उसके बराबर का मैक्सिमम इसका आकार होता है। और अगर इसकी बात करें कि इसका विकास कब हुआ, तो 8वीं शताब्दी से इसका विकास होता है, ठीक है। इसकी कुछ प्रमुख तकनीकें आपको देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग शैलियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे पाल शैली है, अपभ्रंश संक्रमण शैली है, ठीक है। ये पाल शैली जो है 8वीं शताब्दी से शुरू होती है। और अपभ्रंश संक्रमण कालीन जो शैली है, यानी कि जो 11वीं 12वीं सदी, जबकि मुगलों ये मुस्लिमों का आक्रमण यहाँ पे होता है और उस टाइम जो है भारत की जो दक्षिण भारतीय चित्रकला भी बहुत शिखर पर होती है, तो धीरे धीरे चित्रकला का भ्रंश होते जाता है। तो ये उस समय की चित्रकला है। साथ ही साथ जो संतलत कालीन, जब मुस्लिम यहाँ पे आक्रमण हो जाता है, तो उसके बाद एक नई पेंटिंग पद्धति का विकास होता है, संतलत कालीन पेंटिंग शैली, और उसी का विकसित रूप हमें देखने को मिलता है मुगल शैली में। साथ ही साथ जो राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे राजपूत और क्षेत्रीय जो शैली है उनका भी जो है उदय होता है, ठीक है। उधर मेवाड़ शैली का उदय होता है, ठीक है। और फिर चित्तौड़गढ़ में अलग शैली का जो है उपयोग होता है। बात करें आधुनिक चित्रकला की, तो आधुनिक चित्रकला भी जो है लघु चित्रकला की एक प्रमुख तकनीक है। जैसे केरला में इसका जो है उद्भव हुआ था, ठीक है। तो धीरे धीरे इन सभी को हम पढ़ते हैं एक एक करके। चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं पाल शैली के बारे में। पाल शैली की अगर बात करें तो इसमें जो है एक जो ताड़ का चर्म पत्र होता है, उसमें इसमें निर्मित किए गए हैं चित्र। पांडुलिपियों के अंग के रूप में जो है चित्र इसमें मिलते हैं। अगर बात करें कि कहाँ मिलते हैं, तो जो है वज्रयान शाखा की जो पुस्तकें हैं उनमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हो। और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल शांत पृष्ठभूमि होती है, यहाँ पे देख सकते हो आप शांत पृष्ठभूमि में, और अकेली आकृतियां बनाने का प्रयास किया जाता था इसमें। तो बाल चित्रकला शैली की अगर विशेषताएं पूछते हैं, तो इतनी विशेषताएं आप 25 वर्ड में लिख सकते हो, और ये बेहतर विशेषताएं और एक उदाहरण देके आप इसको खत्म कर सकते हो। अगर बात करें अपभ्रंश शैली और संक्रमणकालीन की लघु चित्रकलाओं की, तो सबसे पहले अपभ्रंश शैली की बात करें। अपभ्रंश शैली में क्या होता था कि जो लाल पीले रंग है उसका ज़्यादा प्रयोग होता था। जैसे गीत गोविंद जो रचना है, ठीक है, जयदेव की, उसमें धर्मनिरपेक्ष प्रेम की अवधारणा के साथ जैन शास्त्रों का प्रभुत्व है, और इसमें उसको चित्रात्मक तरीके से दिखाया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं, कलात्मक जो विशेषताएं हैं, वो ये है कि इसमें उभरी आंखें, तीखी नाक, ठोड़ी, दोहरी ठोड़ी और विस्तृत कूल्हे और छाती का जो है अच्छे तरीके से इनको उकेरा जाता था। जबकि जो संक्रमणकालीन लघु चित्र है, यानी कि धीरे धीरे अब हमारा विकास हो रहा है चित्रकला का, ठीक है। तो इसमें प्राथमिक रंगों का अभाव धीरे धीरे देखने को मिलता है हमें, और इस्लामी शैलियों का प्रभाव, क्योंकि अब जो है 11वीं 12वीं सदी में इस्लामिक लोगों का यहाँ पे आक्रमण होने लग गया, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे इस्लामिक शैलियों का प्रभाव भी देखने को हमें मिलता है। इसकी अगर बात करें तो 3x4 के कोण के आधार पर इसके चेहरे निर्मित होते थे, ठीक है। 3x4 जो नाक की नक्काशी होती थी, और जो हमारा जो ठुड्डी है उसकी जो बनावट हो 3x4 कोण के आधार पर की जाती थी। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे बात करें सल्तनत कालीन चित्रकला की, यानी कि अब क्या हो गया, अब तक हमारा जो अपभ्रंश और चित्रकला थी, संक्रमण कालीन चित्रकला थी, उसमें क्या था कि जो मुस्लिम यानी कि फारसी जो चित्रकला शैली, उसके कुछ थोड़ा बहुत रूप दिख रहे थे, लेकिन अब भारतीय और फारसी चित्रकला एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल गई थी, और तब सल्तनत कालीन चित्रकला हमारे सामने आती है। सल्तनत कालीन चित्रकला में जो है ज़्यादा विकास तो होता है नहीं, लेकिन इसके जो मुख्य उदाहरण मिलते हैं वो मिलते हैं मुगल कालीन चित्रकला में। मुगल कालीन चित्रकला में होता क्या है, मुगल कालीन चित्रकला में ये होता है कि जो फारसी और भारतीय चित्रकलाएं, उसको एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिला दिया जाता है, और बिल्कुल जो डिफरेंस है दोनों चित्रकलाओं में, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। अगर बात करें मुगल कालीन चित्रकला की, तो इसमें जो है शासकों के महिमा मंडन पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया। जैसे दरबार का, जैसे आपने कई जगह देखा होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो दीवानी खास की जो है ये तस्वीर है, ठीक है। तो इस टाइप की तस्वीरों पे यहाँ पे बल दिया जाता था। चमकीले रंगों का प्रयोग धीरे धीरे होने लगा, और ये होने लग गया था।
शाहजहाँ के शासनकाल में। तो अगर मुगलकालीन चित्रकला की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ। देखो जो अकबर थे, अकबर को ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं क्योंकि इन्होंने शुरू किया 1526 में और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। तो चित्रकला की फील्ड में इन्हें ज़्यादा कुछ करने का मौका मिला नहीं। फिर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ज़्यादातर जो है प्रवासी ही रहे, तो इनको भी चित्रकला की फील्ड में इतना कुछ करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर अकबर, जिन्होंने कि एक लंबे समय तक शासन किया, इन्होंने अब चित्रकला की विभिन्न जो लोग हैं उनको संरक्षण देने का यहाँ पे प्रयास किया और इसके लिए एक अलग से विभाग की भी इन्होंने स्थापना की। साथ ही साथ जो बेहतर चित्रकार थे उनको पुरस्कार देने का प्रचलन भी इन्होंने किया था, जिस कारण जो है अकबरकालीन जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर पहुँचने लगी। धीरे धीरे जो है दरबार में जो भी एक्टिविटी होती थी उसको चित्रित करने की प्रथा शुरू हुई और त्रिआयामी चित्रकला का भी विकास होने लग गया यहाँ पे। ठीक है, थ्री डायमेंशनल चित्रकला यहाँ भी विकसित होने लगी। अगर बात करें कि इस टाइम के मुख्य चित्रकार कौन है, तो दसवंत, बसावन, केसु, ये अकबरकालीन चित्रकला में प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, इस पीरियड के प्रमुख चित्रकार हैं। चलो अब बात करते हैं जहांगीरकालीन चित्रकला की। तो जहांगीरकालीन जो चित्रकला है इसको बोलते हैं कि मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग है। ठीक है, यहाँ पे मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग क्यों है, क्योंकि जो जहांगीर था वो स्वयं भी एक महान चित्रकार था और इसकी एक उक्ति भी बड़ी फेमस है कि अगर कई चित्रकार एक ही चित्र को बना दें तो मैं बता सकता हूँ कि उसका कौन सा अंक किस चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी पारखी नज़र थी चित्रकला को लेकर। अगर बात करें कि इस टाइम क्या क्या हुआ था, तो इस टाइम प्राकृतिकवादी चित्रों को जो है महत्व मिला मिला था। वनस्पति, पशु पक्षियों का चित्रण होने लग गया था और सजीवता पर बल दिया जाने लगा था। वैसे बेसिकली होता क्या था ना, जो मुस्लिम चित्रकारी है उसमें जो है मनुष्यों पर, फेस कट पर, उन पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन मुगल काल में क्या हुआ, इन सब चीज़ों को अलग रखते हुए अब धीरे धीरे सजीवता पर बल दिया जाने लगा। वनस्पतियों, पशु पक्षियों का चित्रण किया जाने लगा। ठीक है, इसमें छवि चित्रों का विकास होने लगा और यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो जहांगीर की तस्वीर है इसमें बहुत बड़े मोटे किनारे होने लगी और अलंकृत किनारे होने लगे थे। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो उस्ताद मंसूर खां, अबू अल हसन, ये इसकी दरबार में प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत मोटा बॉर्डर है और इसमें पक्षी के चित्र को चित्रित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे पत्तियों को बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से सजाया गया है। अगर बात करें इसके बाद, जो जहांगीर के बाद शाहजहाँ का काल आता है और शाहजहाँ के काल में भी जो चित्रकला में है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसमें जो है कहीं न कहीं कृत्रिम तत्वों की रचना पर विकास किया जाता है। ठीक है, सजीवता में कमी आ जाती है और थोड़ा जड़त्व की चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ज़्यादा चमकीला इसे बनाया जाता है। साथ ही साथ यूरोपीय प्रभाव भी अब देखने को मिलता है क्योंकि अब यूरोपियों का भी यहाँ पे शासन होने लग गया, तो कहीं न कहीं उनका जो पेंटिंग का जो नज़रिया है उसको भी हमारे पेंटिंग के शैली में डाला जाने लगा। अब कोयले के स्थान पर यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग किया जाने लगा क्योंकि यूरोप में ऐसा होता था, तो अब यहाँ पर भी ऐसा होने लगा और चमकीले रंगों का प्रयोग अब होने लगा। ठीक है, आप इसकी जो शाहजहाँकालीन चित्रकारी है उसमें भी ये चीज़ें देख सकते हो। जैसे रत्नों का भी इसमें उपयोग होने लगा। जैसे आप देख सकते हो कि जो तख्त था इनका, उसमें जो है सोने और चांदी के रत्न जड़े हुए थे। इसके बाद बात करें तो शाहजहाँ के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ मुगल शासनकाल बढ़ता है और जो औरंगजेब थे उनको चित्रकारी या फिर स्थापत्य कला में इतनी रुचि थी नहीं, संगीत, चित्रकला, संस्कृति के प्रति वो इतने सजग थे नहीं। तो धीरे धीरे वो चित्रकला कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन पीरियड में आ जाती है और इसके बाद जो यूरोपीय चित्रकला है वो अब ज़्यादा फेमस होने लगती है और आधुनिक भारत की चित्रकलाओं में हम उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन जो हमने अब तक पढ़ा, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो अजंता एलोरा के संबंध में क्वेश्चन बन सकते हैं कि अजंता गुफा चित्रकला के विषय में आप क्या जानते हो, एलोरा गुफा चित्रकला के विषय में आप क्या जानते हो। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी विशेषताओं का चार्ट यहाँ पे जैसा कि हमने दिया है, देखो मुगलकालीन चित्रकला की विशेषताओं में सबसे पहले कि प्राकृतिक चित्रण करना शुरू हो गया था। ये हो गया था जहांगीर के काल में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा पक्षियों के चित्र और पत्तियों के चित्र। ठीक है, तो प्राकृतिक चित्रण यहाँ पे होने लगे थे। यथार्थवादी चित्र अब बनने लगे थे, जैसे दीवाने खास, दीवाने आम का चित्र बनाने लग गया था। ठीक है, और सजीवता को बल दिया जाने लग गया था। छवि चित्र बनाए जाने लगे थे जो शासक हैं उनके। जहांगीर के काल में अलंकृत किनारों का भी प्रयोग होने लगा था लघु चित्रकारी में
और वहीं अगर बात करें दरबारी जीवन को उकेरा जाने लगा था अकबर के काल से ही हमारी चित्रकला में। बात करें और क्या विशेषता है मुगल चित्रकला की, तो जटिल विवरण इसके होने लगे थे। ठीक है, कहते थे कि जो दाढ़ी के बाल तक है ना, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से इसमें बनाया जाता था। चित्रकला में बारीकी पर बहुत ज़्यादा बल होता था। धीरे धीरे भारतीय फारसी चित्रकला जो शैलियों का मिश्रण के साथ साथ यूरोपीय जो चित्रकला है उसकी शैली का भी यहाँ पे आगमन होता है। ठीक है, और मुगल काल का जो अंतिम समय होता है चित्रकला का, चरमोत्कर्ष के बाद यानी कि शाहजहां के काल में फिर चमकीले रंगों का प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, यूरोपीय तकनीकों का प्रयोग यानी कि पेंसिल के प्रयोग होने लग गया था। किसमें? हमारे चित्रकला में। तो इस टाइप से आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हो। ये विशेषताओं का हमने क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में भी दिया था। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर्स पे जो कि हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए गए हैं वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और हमारे ये टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।